रहा हूँ। ये लीजिए मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। ओके, देन उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे आते हैं और मुझे जो आपको समझाना है, सिखाना है, वो कैसे सिखाना है मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे काम करूँगा IDLE द्वारा। किसके द्वारा? पाइथन का जो IDLE का कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्या करना है, आपको जाना है और लिखना है IDLE। ये टाइप करना है आपको सर्च में, स्टार्ट मेन्यू में, स्टार्ट बटन के बाद जो आपका सर्च मेन्यू होता है वहाँ पे जाके आपको IDLE लिखना है और आपके सामने पाइथन का जो वर्जन आता है, मेरे पास देखो 3 राइट नाउ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपके पास एक ही आएगा, वो होगा 3.9 वाला क्योंकि मैंने आपको शेयर भी वही किया था। आप इसे ओपन कर लीजिए सारे लोग। अब इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर फाइल कैसे बनाते हैं या छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उन पे भी ज़रा हम फोकस कर लेते हैं राइट नाउ। कोई महाशय ज्वाइन हुए हैं लगता है। ठीक है जी, आपके सामने ये आ गया IDLE। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम इसी तरह से ओपन होता है, इस तरह से इसकी वाइट स्क्रीन बैकग्राउंड नज़र आता है और यहाँ पे ये 3 ग्रेटर देन के साइन आते हैं। दैट मीन्स आप पाइथन शेल के अंदर काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? पाइथन शेल, SHELL शेल, वो एरिया जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, उसे शेल एरिया बोलते हैं। अब चाहो तो आप कोई छोटा सा प्रोग्राम या कोई बड़ा सा प्रोग्राम सीधा यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सपोज करो मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ फिर से, तो मैं टॉपिक लेता हूँ वेरिएबल्स का। किसका किसका लेना भाई? वेरिएबल्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपके सामने शो करी है जिसका नाम क्या है? पाइथन वेरिएबल्स। और मैं चाहूँगा ज़रा आप लोग जाग जाएं। जो बच्चे अभी सो रहे हैं, थोड़े से नींद में हैं, उन्हें जागने की बेहद ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्टडी किया था, याद होगा आप लोगों को, जिसमें आपको एक बताया गया था कि वेरिएबल का मतलब होता है एक कंटेनर। क्या होता है? एक कंटेनर। कंटेनर वो जो आपकी किसी प्रोग्राम वैल्यू को स्टोर करे या यूज़र वैल्यू को स्टोर करे, यानी प्रोग्राम से जो वैल्यू मिले उसे भी स्टोर करेगा, यूज़र जो वैल्यू देगा उसे भी स्टोर करेगा, कोई आउटपुट दिखाना होगा तो उसे भी अपने पास पहले स्टोर करके रखेगा। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विदाउट वेरिएबल आप कोई भी सिंगल वैल्यू, अपना नाम, अपनी एज, अपने मार्क्स, अपने ग्रेड्स, कुछ भी स्टोर नहीं करा सकते। इवन अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक में जाकर सिस्टम आपको ही शो करता है कि आपके अकाउंट के अंदर इतने रुपए हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाई गई वो वेरिएबल द्वारा लाई गई है। वो इन्फॉर्मेशन किसी डेटाबेस में स्टोर थी, डेटाबेस से वेरिएबल में स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स के अंदर उस वैल्यू को क्या कर दिया गया? शो कर दिया गया। क्या किया गया? तो ये ध्यान रखो कि विदाउट वेरिएबल आप कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते नॉर्मल। चाहे आपको 2 वैल्यू को जोड़ना हो, 2 वैल्यू को घटाना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, आपको जरूरत है किस चीज़ की? वेरिएबल की। और जब हम वेरिएबल के नाम देते हैं, किसके नाम देते हैं? नाम देते हैं वेरिएबल का, तो नॉर्मली वेरिएबल का नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? ए। तो एक वेरिएबल का नाम क्या बनाया जा सकता है? A1, और उसमें एक अल्फाबेट है और उसमें एक न्यूमेरिकल है, तो ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक। लेकिन कभी भी किसी वेरिएबल का नाम क्या नहीं हो सकता? 1 है। क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? पहले अल्फाबेट आना फिर नंबर आना, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया? तो भाई ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता। क्या नहीं होता?
स्पेस नहीं होता। यानी अब अगर आप किसी वेरिएबल को बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ए, आप लिख सकते हो यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने लिखा ए बी तो ए बी नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा ए स्पेस बी तो आपका फिर वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है, फिर आपका वेरिएबल नहीं बनेगा। आप कैसे बना सकते हो उस वेरिएबल को, अगर आप ए और बी को अलग ही दिखाना चाहते हो तो भाई ए अंडरस्कोर बी लिखो, तब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है अच्छे से तो आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता था var या var, याद है या नहीं, भूल गए? तो यहाँ पे आपको वेयर नहीं लिखना होगा। जावा पाइथन कहता है कि जो भी वेरिएबल बनाना है आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे दो। लेकिन आपको पाइथन में एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपने वेरिएबल बनाया तो हैंड टू उसकी कोई वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। तो पाइथन क्या कह रहा है कि अगर आप एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, ए लिखो, इक्वल लिखो और वैल्यू दे दो। तो ए नाम का पाइथन में क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपने लिखा ए बी तो आप यहाँ लिख सकते ए बी बराबर 10। अगर आपने लिखा सी बराबर 7.5 तो यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू है 7.5। अगर हमने लिखा डी बराबर, और डी में आपने लिखना चाहते हो क्या, कैपिटल जेड लेटर स्टोर करना चाहते हो, तो ध्यान रखो डी वेरिएबल है और कैपिटल जेड कैरेक्टर वैल्यू है। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है तो किस में लिखेंगे आप, सिंगल कोटेशंस में। लेकिन पाइथन में कॉन्ट्रडिक्शन है, पाइथन कहता है कि भाई सिंगल कोट डबल कोट मर्जी यार यूज़ कर लो। लेकिन क्योंकि मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर आया हूँ तो मैं पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, पुरानी तो नहीं कहूँगा लेकिन जो दूसरी मेरी लैंग्वेजेज हैं उनके स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस पे जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता, यानी फ़र्क नहीं आता। तो मेरा कहना ये होता है कि भाई अगर अल्फ़ाबेट लिख रहे हो, कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा है तो सिंगल कोट्स। लेकिन अगर कोई आप वेरिएबल बना रहे हो, जैसे मैं इतना बड़ा वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, और मैं अगर इसमें एक वैल्यू स्टोर करना है तो कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैं क्या लिखूँगा, डबल कोट और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दूँगा, अपनी टेक्स्ट वैल्यू पास कर दूँगा। तो टेक्स्ट वैल्यू पास करने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, सिंगल लेटर पास करने के लिए सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई? बेटे सो रहे हैं आप लोग, जग रहे हैं या जाग रहे हैं? अच्छा जग रहे हैं, चलिए खैर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, हैंड टू हैंड जो हम करते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे एक टॉपिक स्टडी करते हुए चलेंगे हैंड टू हैंड, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटर्स कह लीजिए, लेकिन इसको मैं बेहतर शब्द दे देता हूँ क्या, पाइथन ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, यानी इस तरह का सिंबल, इस तरह का सिंबल, इस तरह का सिंबल या फिर इस तरह का सिंबल। क्या इन सिंबल से हमें कोई इंडिकेशन मिलती है, क्या इन सिंबल से हमें कुछ समझ में आता है हमें करना क्या होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो सिंबल का क्या मतलब है, कहीं पे अगर ये लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, कहीं पे अगर ये लिखा हो तो उसका, क्या हमें ये चीज़ पहले से सिखाई गई है? तो बच्चे प्रोग्रामिंग के अंदर भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस तरह के कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने कोड को ईज करने के लिए, अपने कोड में किसी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। तो हमारे पास केवल ये सिंबल्स नहीं होते बल्कि बेशुमार सिंबल्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ पे अगर पाइथन ऑपरेटर्स की बात करें तो पाइथन ऑपरेटर्स में एक तो आपने जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ ही रखा होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरा आपने पढ़ रखा होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक में कौन से आ गए, अरिथमेटिक में आपका आ गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर आ गया आपका, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आ गया। यहाँ दो ये वाले दो ऑपरेटर्स आपको शायद किसी और में अभी मिले नहीं होंगे, मैंने पढ़ाए नहीं होंगे या उसमें अभी थे नहीं। तो ये दो जो ऑपरेटर्स हैं, ये दो ऑपरेटर्स आपको पाइथन में मिलते हैं, वरना हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो जावास्क्रिप्ट में ही 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे नॉर्मली अर्थमेटिक में। इसी तरह से जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो दो वैल्यूज को रिलेट करके बताते हैं कि जवाब सही है या गलत है। जैसे आपके रिलेशन ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, या फिर लेस देन इक्वल, या फिर कौन सा ऑपरेटर होता है, ये 2 बार जब लिखते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। और ये वाला कौन सा ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल। तो इन दो का इस्तेमाल दो वैल्यूज के बीच में किया जाता है। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है, रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम इस पर काम करते हैं। राइट नाउ अभी हम पाइथन का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, पाइथन को बुनियादी रूप में समझने के लिए। और मैं ये अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चों को जावास्क्रिप्ट आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक्स लेवल से समझा रहा हूँ। तो मैं पाइथन के आईडीएलई पे वापस आता हूँ, और पाइथन के आईडीएलई पे वापस आके काम करते हैं हम यहाँ पे, यहीं पर इसी जगह पर, इसी पॉइंट पे हम लिखते हैं a बराबर 5। आपको मैंने पहले बता दिया कि पाइथन कहता है कि जब वेरिएबल बनेगा तो उसी वक्त उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। विदाउट वैल्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं होता पाइथन में। क्या नहीं, क्रिएट नहीं होगा, चाहे आप 0 दे दो। अगर आपके पास कोई मेन वैल्यू नहीं है तो 0 दे दो, लेकिन देना पड़ेगा। तो मैंने लिखा a बराबर 5। अब देखो एंटर करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने इस वेरिएबल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 5। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह नहीं देने होते। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब वेरिएबल बनाते थे तो हम लिखते थे बार a बराबर 5 और फिर सेमीकोलन देते थे। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता था हमें। यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है कि सीधा लिखो ए वेरिएबल इक्वल वैल्यू, बस। ऐसे अगर आपको बी वेरिएबल बनाना है तो आपने लिखा बी बराबर, यहाँ लिख दिया आपने 110 और एंटर करा। ये दोनों वेरिएबल शेल इंटरप्रेटर ने क्या कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। यानी शेल के पास मेमोरी में 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं, एक ए वेरिएबल आ गया और एक बी वेरिएबल आ गया। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। कैसे? लिखो प्रिंट, डबल कोटेशन में क्या लिखो, मैसेज एडिशन ऑफ 5 and 10 इज डबल कोटेशन 1। अगर केवल मैं इतना लिखूं तो क्या होगा बेटे, किसी को अपना ऑडियो बंद करना पड़ेगा, किसी के ऑडियो से आवाज़ आ रही है अजय। अगर मैं यहाँ पे केवल डबल कोटेशन में ये मैसेज लिख दूँ तो बच्चों क्या होगा, आउटपुट में केवल यही मैसेज आएगा। लेकिन अगर इस मैसेज के साथ बच्चों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एडिशन का आंसर है तो क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा देना है आपको। और कॉमा देने के बाद आपको यहाँ लिखना है a प्लस बी। क्या लिखना है? तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन का काम होता है डिस्प्ले करवाना। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, पहले आपका ये आंसर डिस्प्ले करवाएगा। कौन सा आंसर? एडिशन ऑफ 5 and 10 इज, ये डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद वो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस करके जोड़ देगा। तो एंटर करते हैं, तो एंटर करते हमारे पास आ गया। अच्छा, अब नादानी क्या कर सकते हैं आप, देखो आपसे नादानी क्या हो सकती है, आपसे गलती क्या हो सकती है। आपसे गलती ये हो सकती है कि आपने सोचा सलमान सर ने यार ऐसे कुछ बताया था, तो एक काम करते हैं a प्लस बी डबल कोटेशन में कर देते हैं। तो अगर आपने a और b, a प्लस बी को भी डबल कोटेशन में कर दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका मैसेज पार्ट में ए और प्लस बी एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। देखो एंटर करके, एक मिनट की सॉरी, यहाँ पे गलती से एक एंटर हो गया है। पाइथन बड़ा ख्याल रखते हैं सारी बातों का। तो मैंने यहाँ लिखा एडिशन ऑफ 5 and 10 इज, और यहाँ लिख दिया a प्लस बी, और अब एंटर करते हैं। देखो क्या हुआ है, एज इज लिखा हुआ आ गया। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, शुरुआत में इसका ख्याल रखना है। तो हमेशा आपका स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरकीब से। तो भाई बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है तो आपसे इस तरह की गलतियों की उम्मीद ना रखूँ। हाँ जी, कौन? हाँ जी राहुल बोलिए। सॉरी हो रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब आप क्या कर, अब देखो मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ बता रहा हूँ। हमारे पास पाइथन में फंक्शन है जिसका नाम क्या है, टाइप। टाइप फंक्शन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का नाम दो, ये फंक्शन पता क्या बताएगा कि वो वेरिएबल किस तरह का है। क्या वो इंटीजर वेरिएबल है, क्या वो एक फ्लोट वेरिएबल है, क्या वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्या वो किसी क्लास का वेरिएबल है, क्या वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्या वो डिक्शनरी टाइप है। मतलब टाइप का काम क्या है, टाइप का काम ये है कि वेरिएबल किस प्रकार का है ये आपको इन्फॉर्म करना है। तो आप टाइप के अंदर दे दो ए, एंटर करो, क्या बता रहा है आपको, वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये खास क्लास से बिलोंग करता है, जिस क्लास का नाम क्या हुआ है, इंट। क्या नाम है, इंट क्लास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीधा लिखो टाइप, और टाइप के अंदर आप क्या कर दो, टाइप के अंदर आप सीधा 10 दे दो, तो भी वो 10 को बता देगा कि 10 किस तरह का डेटा है। क्या दिखा रहा है वो आपको? अच्छा, लेकिन अगर आप टाइप के अंदर लेट सपोज आप लिखते हो यहाँ पे 2.36, तो अब वो आपको क्या बता सकता है, बताइए। फ्लोट वैल्यू, एंटर करके देखते हैं वो आपको किस ग्रुप से, किस क्लास से रिलेट करके बता रहा है ये वैल्यू, कि किस क्लास की वैल्यू है ये फ्लोट वैल्यू। सेम एज इट इज बच्चे, अगर आप लिखोगे टाइप, और टाइप के अंदर सिंगल कोट्स में आप लिख दो कैपिटल जेड, या कोई भी कैरेक्टर यार, कैपिटल स्मॉल मर्जी है आपकी, एंटर करो, क्या दिखा रहा है वो आपको? वो दिखा रहा है कि ये आपका स्ट्रिंग क्लास का डेटा है। यानी अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी पाइथन में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है। अगर मैं अपना नाम भी यहाँ लिख दूँ, लेट सपोज जैसे मैं अपना पूरा नाम लिखूँगा यहाँ पे मोहम्मद सलमान, एंटर कर देता हूँ, तो अभी वो क्या दिखाएगा आपको? तो टाइप फंक्शन का काम क्या है? टाइप फंक्शन का काम होता है किसी भी वेरिएबल के टाइप को या किसी भी वैल्यू के टाइप को, वेरिएबल और वैल्यू दोनों की बात हो रही है, वेरिएबल या वैल्यू के टाइप को बताना। ओके ओके, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चे, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 10 इज, और कॉमा देके क्या लिख देंगे, a माइनस बी। ये आ गया, क्योंकि मैंने 5 में 10 को माइनस करा तो आंसर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 and 10 इज, और मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई बी, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 50। फिर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब सुनो बहुत ध्यान से सुनना, डिवीजन ऑफ 5 and 10। चलो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं यहाँ पे छोटा सा काम, हम लिखते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ 10 by 5 इज, और यहाँ पे कहते हैं b डिवाइड बाई a। अब एंटर करते हैं, बताइए क्या आंसर आया। ये 2.0 क्यों आया बेटे, 2 क्यों नहीं आया?
हाँ सही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बेहतर करना आपको अपने जवाब को। आप ये बोलो कि सर पाइथन 3 के वर्जन में डिवीजन ऑपरेटर जो होता है दो इंटीजर्स को डिवाइड करके आंसर फ्लोट में देता है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर नए वर्जन में पाइथन 3 में जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, जब भी हम दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? एक फ्लोट वैल्यू। ठीक है कविता? लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर यूज करूँ जिसका नाम क्या है? फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। क्या नाम है? क्या नाम है? फ्लोर, FLOOR। दो बार आपको स्लैश लिखना है, एंटर करना है। अब क्या होगा? अब तो केवल 2 आएगा। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन ने आपको दोनों फैसिलिटी दे दी है। तो जहां आपको पॉइंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, आप नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर यूज करो। जहां आपको केवल इंटीजर पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वहां पे आप कौन सा यूज कर सकते हो? वहां आप फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नाउ भाई, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। व्हाट इज द 5 to the power of 6? इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, एक सवाल बना दिया। नहीं होता मैथ्स के अंदर पावर निकालते हैं कि आपने लिख दिया 2 की पावर 3, या किसी ने लिख दिया 5 की पावर 6, किसी ने लिख दिया 6 की पावर 5। तो मैं मैथ्स में ऐसे एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैसेज के रूप में कि व्हाट इज द 5 to the power of 6। तो इसका क्या मतलब बना? अभी तो ये सिंपल मेरा क्या है, अभी तो सिंपल ये मेरा एक मैसेज है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे इसका आंसर करना है। क्या करना है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से आंसर, ऐसे लिखा है मैंने, एक डमी दिखा रहा हूँ, डमी, एक यूजर को इल्यूजन दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर आपको 6 की ऊपर पावर 5 मार्क करना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते, कैसे? 6 पावर 5 या 5 की पावर 6। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप लिखो 5, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन और 6 लिख दो। तो अगर आपने ये 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया तो ये 2 बार का मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब ये होगा कि 5 की पावर क्या हो गई? 6 हो गए। तो ये 5 की पावर 6 का आंसर आपको दे देगा। अब अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लो कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। और मैं जानता हूँ कि कंप्यूटर गलत जवाब नहीं देता जब तक यूज़र गलत नहीं देता इनको। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नो सर। अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे क्लास यहाँ पे ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं बहुत आज बारिश की वजह से, मौसम की वजह से कह लो बड़े उदास या बड़े सुस्त हुए हैं, है ना? सो रहा है ना? चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, लोगों को लेफ्ट ही कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको लेफ्ट कर देता हूँ, सो रहे हैं। ना लेकर तुम अपने आप को क्यों सीरियसली ले लेते हो? इसका मतलब तुम लोग सो रहे हो, कविता सो रही है इसका मतलब। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है। यहाँ से लीजिएगा, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, पहले तो यहाँ से, जहाँ हमने क्या करें, वेरिएबल्स बना। ठीक है, वेरिएबल बनाने का तरीका आप जान लीजिए कि वेरिएबल बनता कैसा है। सिर्फ वेरिएबल का नाम इक्वल और उसकी वैल्यू।
तो आपको पाइथन में इसी तरह से हमेशा कोई भी वेरिएबल बनाना होगा। और अगर आपको नहीं बेटे यहीं से यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इससे नीचे कर लीजिए, अब इससे नीचे कर लीजिए, यानी मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा, और अब तीसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 स्क्रीनशॉट्स आएंगे आपके पास पूरे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है ना, एक बड़ी खामी है शेल इंटरप्रेटर की, कि जैसे ही शेल इंटरप्रेटर क्लोज होगा, जैसे आप शेल इंटरप्रेटर को क्लोज करोगे, यहाँ जो भी कुछ काम किया था वो सब इरेज हो जाएगा और वो काम दोबारा वापस नहीं आएगा। आपको पता नहीं लगेगा आपने क्या काम करा था, एटलीस्ट आपको कोड तो पता लग जाए, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो जैसे मैंने अगर इसको क्लोज कर दिया, लेट्स सपोज मैंने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया, सब खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वापस से अपना IDLE ओपन करना पड़ेगा। मैं लिखूँ वहाँ पे IDLE, या तो आप IDLE लिख सकते हैं या आप सीधा जाके लिख भी सकते हैं, पाइथन भी लिख सकते हैं, एज यू विश, ठीक है, तब भी ये ऑप्शन आएगा आपके पास। तो मैंने इसे ओपन करा यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, शेल में मत काम करो, बल्कि शेल आपको फाइल क्रिएशन का भी कॉन्सेप्ट देता है। किसका? फाइल क्रिएशन का वो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि भाई आप एक काम करो, फाइल बना लो इस तरह से, जैसे आप HTML की फाइल बनाते हो, सेव कर लेते हो, ताकि बाद में उसे दोबारा रन करके देख सको। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता? तो भाई आप जाओ फाइल मेन्यू में, और फाइल मेन्यू में जाओ न्यू में, न्यू फाइल, और अब आपके सामने यहाँ पे एक ब्लैक वाइट कलर की बैकग्राउंड फाइल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस फाइल को कर लो सेव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो इसे इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो होती है उसी जगह पर सेव कर सकते हो, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो होता है इसका पाइथन फोल्डर। कौन सा फोल्डर? यानी पाइथन ने अपने लिए डिफॉल्ट लोकेशन बना रखी है, और उस डिफॉल्ट लोकेशन का नाम ये रहा, ये लोकेशन है। और बाय डिफॉल्ट फाइल किस फॉर्म में सेव होगी, जिसका एक्सटेंशन क्या है, .py, क्या है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी फाइलों को यहाँ पे सेव नहीं करना चाहता, बल्कि मैं कहीं और सेव करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर में मैं फिलहाल अपनी फाइल को सपोज करो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो आई चूज डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख दूंगा क्या, file1। तो जैसे ही मैं file1 लिखकर इस फाइल को सेव करूंगा, इस फाइल का नाम आ जाएगा file1.py। क्या नाम आ जाएगा? क्योंकि इसको हम किस रूप में सेव कर रहे हैं, पाइथन फाइल में। चलो सेव करते हो और एक बार ज़रा देख भी लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा है। चलते हैं डेस्कटॉप पे और ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे कोई file1.py नाम की कोई फाइल आ रही है या नहीं आ रही। आ गई है? क्या इसका आइकन पाइथन के रूप में नज़र आ रहा है आपको? लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 19 जुलाई को क्रिएट हुई 8:25 पे पाइथन फाइल है ये। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है, मुझे अब इस फाइल के अंदर काम करना है। और भाई ये ऑडियो बंद कर लो प्लीज़, मेरे कानों में बड़ी हवा जा रही है। अब यहाँ पर आइए और यहाँ पे लिखिए a = 5, b = 10, c = 7, कुछ भी लिखिए, और आप यहाँ पे अब जो करना चाहे आप कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इन सबको प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हैं। वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पे a लिख दीजिए कॉमा देके, फिर यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू ऑफ b इज, यहाँ पे कॉमा देके b वेरिएबल लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए प्रिंट वैल्यू ऑफ c इज, और यहाँ पे c वेरिएबल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब बात ये आ रही है कि हम इस प्रोग्राम को रन कैसे करें। इसको रन कराना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, शेल इंटरप्रेटर के पास। किसके पास? और शेल इंटरप्रेटर को फाइल का नाम बताना पड़ता है। किसको बताना पड़ता है? शेल इंटरप्रेटर को इस फाइल का नाम बताना पड़ेगा कि ये फाइल इस नाम की इस जगह पे है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कहाँ पे, कहाँ, और रन पे जाके मैं किस पे क्लिक कर दूँगा,
रन मॉड्यूल, या क्या क्लिक कर सकता हूँ मैं, F5। बात समझ में आ गई आपको? आपको करना क्या है, आपको F5 प्रेस करना है या फिर रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। बेटे किसका ऑडियो है यार, बंद करो। अजय तुम्हारी तरफ से बेटे काफ़ी सराउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये दो चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, अगर आप मोबाइल में प्रोग्राम बना रहे हो तो मोबाइल के अंदर आपको प्ले बटन नज़र आएगा वहाँ पे हमेशा, पाइड्रॉइड में। देखा है आपने करके? जब आप उस पाइड्रॉइड के उस प्ले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका सीधा का सीधा वो कोड जो कहाँ चला जाएगा, वो इंटरप्रेटर में रन चला जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने इंटरप्रेटर ओपन होगा। इंटरप्रेटर में मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ गौर करिए आप लोगों ने, 3 बार प्रिंट यूज़ करा, 3 डेटा दिए, क्या तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे, सेम लाइन में आ रहा है? श्योर? माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है भाई सेम वाला, ज़रा बताना। कविता, कविता बेटे ज़रा इंस्टीट्यूट आना मिलने मुझसे, तुम्हें इनाम दे रहा है मुझे। मेरे बच्चे, मैंने पूछा है क्या ये 3 आउटपुट जो आ रहे हैं ये सेम लाइन के अंदर आ रहा है, अलग अलग लाइन में आ रहा है? भाई आपका हर आउटपुट एक अलग लाइन में आ रहा है। ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है, ये तीसरी लाइन में आ रहा है। बक ना, लेकिन मेरे बच्चों, हाँ पूछिए। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, जावास्क्रिप्ट तुमने पढ़ी है? क्या जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई आउटपुट अब नेक्स्ट लाइन में आता था या करना पड़ता था? वहाँ पे या तो br लगाओ या फिर वहाँ पे स्लैश n लगाओ। लेकिन पाइथन के प्रिंट फंक्शन की खासियत क्या है? पाइथन के प्रिंट फंक्शन की खासियत ये होती है कि अगर आपने 2 बार प्रिंट यूज़ करा है तो पहले प्रिंट का आंसर पहली लाइन में एग्जीक्यूट होगा, दूसरे प्रिंट का आंसर दूसरी लाइन में होगा। यानी हर बार जब भी प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता है वो अपने लिए सेपरेट लाइन लेता है, अपने आउटपुट के लिए हमेशा क्या लेगा, एक सेपरेट लाइन। दूसरी बात, अब मैं इन तीनों का क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा d बराबर a प्लस b प्लस c, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ a b एंड c इज, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेव करते हैं। और फिर से क्या करेंगे आप, या तो आप ऊपर जाओ रन में जाओ और रन मॉड्यूल पे क्लिक करो, या फिर आप क्या कर दो, F5 प्रेस कर दो। तो भाई मैं तो F5 प्रेस करूंगा अपने लैपटॉप पे, तो देखो ये फिर से रीस्टार्ट हुआ है, प्रोग्राम फिर से क्या हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है। और फिर से सारी ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यूज क्या हो गई, जनरेट हो गई। तो बताओ कौन सा तरीका आसान है, डायरेक्ट शेल में काम करने का या फाइल बनाकर काम करने का? दूसरा फायदा क्या है कि फाइल बनी होगी तो भाई अगले दिन आके, चौथे दिन आके, 10वें दिन आके भी बस हमें क्या करना होगा, फाइल को ओपन करनी होगी। अच्छा, अब आते हैं एक कमाल का, ये नोट कर दिया आप लोगों ने? डन। अब आप मेरी बात सुनिए यहाँ पे सारे लोग, मैं आपको पाइथन की कुछ खासियतें बताता हूँ। पाइथन की कुछ खासियतें जो मैंने जब पाइथन में देखी तो मुझे लगा यार ये पहले क्यों नहीं सीखी मैंने क्यों सी सीखी या मैंने क्यों जावा सीखी। लेकिन कहीं ना कहीं पाइथन से पहले वो चीज़ें सीखनी बेनिफिशियल थी।
तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को हटा देता हूँ। अब आप सुनो मेरी बात, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप 3 वेरिएबल बनाओ और तीनों की वैल्यू सेम दे दो। क्या? यू क्रिएट 3 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल की वैल्यू एक ही देनी है आपको। बताओ क्या करें? तो मैं आपको बताता हूँ जनरल तरीका जो होता है, यानी कोई भी इंसान जो सी से आया है पाइथन में या जावास्क्रिप्ट से, जावा से पाइथन में आया, वो इंसान क्या करेगा? वो लिखेगा a बराबर 5, b बराबर 5, c बराबर 5। ये कौन सा इंसान होगा? ये वो इंसान होगा जो पाइथन में किसी और लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद आया। वो पर्सन बेटे इस तरह से काम करेगा अपना, ओके। लेकिन अगर आप सीधा पाइथन का फीचर यूज़ करना है तो पाइथन आपको पता क्या कहता है? पाइथन आपसे कहता है लिखो वो ये कह रहा है आपसे कि आप लिखो a इक्वल b इक्वल c इक्वल 5। तो उसने आपके लिए क्या कर दिया? उसने पहले 3 वेरिएबल बनाए और तीनों वेरिएबल की वैल्यू उसने क्या कर दी? कौन नालायक है जो तुम लेट आ रहे हैं? गुलफ्शा बेटे क्या टाइम हो रहा है आने का? नहीं तुम नहीं, दूसरे वाली नालायक। बेटे अब से ना फजर मुड़ जाना। साढ़े 7 में उठोगी है ना? तो बेटे एक काम करो, मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ। बप ना लो। तो भाई अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या करा, अरे ऑडियो बंद करो। मैंने यहाँ पे एक साथ अपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दी? 5। अब अगर मैं अब यहाँ पे से कहूँ कि a इक्वल, यहाँ लिख दिया a, यहाँ लिख दिया मैंने डबल कोटेशन में b इक्वल, b की वैल्यू क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा b इक्वल डबल कोटेशन में और फिर यहाँ लिख दिया b, फिर मैंने यहाँ लिख दिया c इक्वल। ज़रा चेक करते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। तो ज़रा देख लेते हैं भाई, क्या a b और c में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने जो तरकीब यूज़ करी वो सही थी गलत थी? ओके ठीक है। अब आपसे एक सवाल और किया जा रहा है। हाँ जी, कौन क्या पूछना चाहता है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब डेटा आपका ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहा है। बेटे पहली चीज़ ध्यान रखो, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे जिसमें BR यूज़ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ही काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं आपको उसका तरीका भी बता दूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और जान लो उससे पहले, क्या आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट सिखाया गया था? कमेंट क्या होता है? कमेंट देने के लिए क्या यूज़ करते थे आप? डबल स्लैश। या फिर कमेंट देने के लिए आप क्या यूज़ करते थे? स्लैश स्टार स्लैश। अगर आपको एक लाइन का कमेंट देना है, अगर आपको एक लाइन का कमेंट देना है, सिंगल लाइन कमेंट, तो आप डबल स्लैश का यूज़ करोगे। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट देना है तो आप क्या यूज़ करोगे? मल्टी लाइन कमेंट। ये कमेंट का कॉन्सेप्ट होता था, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता था ये होता था पाइथन जावास्क्रिप्ट में। कौन सा तरीका? ये होता था जावास्क्रिप्ट का तरीका। लेकिन पाइथन में इस तरह से कमेंट नहीं दिया जाता, पाइथन में इस तरीके से कमेंट नहीं दिया जाता। पाइथन का कमेंट देने का तरीका क्या होता है, सर उस पर भी फोकस कर लेगा। तो पाइथन में अगर आपको कमेंट देना है तो आप क्या दोगे? हैश सिंबल यूज़ करोगे, ठीक है। आप लोगों की ज़बान में हैश टैग कह लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा हैश का सिंबल यूज़ करेंगे जो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होगा। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है।
अगर मैं प्रिंट से पहले, अगर मैं ए वाले प्रिंट से पहले अगर हैश लगा दूँ तो ये कमेंट में चला गया, यहाँ लगा दूँ ये कमेंट में चला गया, यहाँ लगा दूँ कमेंट में चला गया, यानी अब मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब कमेंट है। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइनों को एक साथ कमेंट में करना हो तो वहाँ पे क्या पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। पाइथन आपसे कहता है कि 3 बार कॉमा दो, सिंगल कॉमा, और जहाँ तक का एरिया आपको रखना है उस एरिया के बाद भी फिर 3 बार कॉमा दे दो, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। तो 3 कॉमास आपको एक साथ दे रहे हैं, कॉमा कॉमा कॉमा। तो इससे क्या होगा, उसके नीचे का जितना डेटा होगा वो सारा का सारा कमेंट होता चला जाएगा जब तक कि आप 3 बार कॉमा देके उस एरिया को क्लोज नहीं करते। तो ऊपर वाला जो हैश का तरीका वो क्या है, वो सिंगल लाइन कमेंट का तरीका, और नीचे वाला जो कॉमास का तरीका वो क्या है, वो है मल्टी लाइन कमेंट का तरीका। ओके, अब आते हैं लक्ष्मी के सवाल पे। लक्ष्मी का कहना यह है सर 3 बार हम प्रिंट क्यों लिख रहे हैं, क्या हम एक बारी में काम नहीं कर सकते? तो जरा हम इसको भी करके देख लेते हैं भाई। हम लिखते हैं प्रिंट ए इक्वल कॉमा ए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद अगेन आपको देना पड़ेगा कॉमा, क्योंकि आपने अभी क्या करा है, आपने पहले लिखा है कि ए की वैल्यू बराबर होगी जो भी ए होगा, वो आपने बता दिया। अब इसके बाद आपको कॉमा देना, कॉमा के बाद आपको डबल कोटेशन देनी, क्या देना है, और डबल कोटेशन में अब यहाँ पे आप क्या दोगे, स्लैश एन। स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, यानी आप ये बता रहे हो पाइथन को कि भाई जब तुम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दोगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट लाइन करनी है, तुम्हें कंट्रोल नेक्स्ट लाइन लेके जाना है, और फिर क्या करना है, फिर तुम्हें वहाँ पे लिखना है बी इक्वल टू सेकेंड लाइन में, और फिर किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, बी की वैल्यू। फिर तीसरी लाइन में जाने के लिए क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में स्लैश एन, और यहाँ क्या लिख देंगे सी इक्वल टू, और ये लीजिए। अब लक्ष्मी, हाँ जी लक्ष्मी शर्मा, अब आपने एक ही प्रिंट यूज़ करा है, और वो एक प्रिंट आपके 3 स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, 3 आउटपुट जनरेट करवाएगा 3 अलग अलग लाइनों में। किसकी वजह से, इस स्लैश एन यानी हमारी नज़र में न्यू लाइन की वजह से। लेकिन आपको अब इन कॉमास का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। सी के आगे एक कॉमा आएगा, क्यों बेटे, सी के आगे हमें आगे क्या जनरेट करवाना है, सी के आगे तो हमें कुछ जनरेट नहीं करवाना। बेटे ए के बाद मुझे सुनो मैं कविता के सवाल का जवाब दे दूं। कविता बेटे आपने ए के बाद कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि आप ए के बाद आगे और स्टेटमेंट देना चाह रहे थे, ये स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे कॉमा देके आपने क्या कर आगे की बात शुरू करी। फिर बी के बाद भी आपने कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि आपको इससे आगे की बात शुरू करनी थी। लेकिन अब आप अगर आपको कोई बात शुरू नहीं करनी है तो फिर आप लास्ट में नहीं लगाओगे, ठीक है। मैं कह रही मैं लेफ्ट हो गई थी, बारिश के सब ज्वाइन हो जाऊं। जी बेटा, इसमें पूछना क्या, भाई साहब डबल कोटेशन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये मैसेज एरिया है आपका, जिससे मैसेज प्रिंट होगा। यानी आप ये बता रहे हो कि सी इक्वल सामने लिखा हुआ आना चाहिए मेरे, बी इक्वल मेरे सामने लिखा हुआ आना चाहिए, और जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं लिखते, उस वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं ताकि उसकी वैल्यू हम क्या करा सके, प्रिंट करा सके। यहाँ पे नहीं समझ रहे तुम सुयश, यहाँ पे क्या करा था मैंने, यहाँ पे ए डबल कोट्स में ए इक्वल क्यों लिखा था, क्योंकि मैं यूजर को क्या दिखाना चाहता था, ये मैसेज। लेकिन उसके बाद मैंने ये जो ए लिखा था सुयश, इस ए का मतलब क्या था, इस ए का मतलब ये था कि मुझे इस जगह पे क्या दोगे, ए की वैल्यू। तो पाइथन ने भी क्या करा, आपको क्या करा यहाँ पे, ए की वैल्यू दी है ना, तो भाई जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो दोगे आप किसमें, डबल कोटेशंस में, और जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है उसको विदाउट डबल कोटेशन आपको पास करके होगा, तभी आपका आंसर आएगा।
तो चलो एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं, देखते हैं कि हमारे पास दोबारा से आंसर आ गया या नहीं आ गया। क्या क्या वही आंसर आया जो ऊपर आ रहा था? लेकिन फर्क क्या है, बस फर्क क्या है बच्चे? हमने ऊपर तीन बार प्रिंट का इस्तेमाल करा जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर रहा था। यहाँ हमने एक ही प्रिंट यूज करा तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ा /n। तो वो मर्जी है आपकी कि आप किस तरह से अपने आउटपुट को जनरेट करवाना चाहते हैं। बेटे आपको कितनी बार नेक्स्ट लाइन चाहिए थी? 2 बार चाहिए थी ना? तो आपने 2 बार के लिए क्या कर दिया सिलेक्शन, सेकंड लाइन के लिए सिलेक्शन, तो थर्ड लाइन के लिए सिलेक्शन। तो ये तो आपकी मर्जी, आप कितनी बार सिलेक्शन दे दो। अगर आपको पहले आउटपुट के बाद 100 लाइनों का गैप चाहिए तो 100 बार सिलेक्शन लगा दो। तो जितनी बार सिलेक्शन लगाओगे उतनी बार वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता चला जाएगा, उतनी नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? क्या आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? बेटा मुझे आप दिखाई भी नहीं दे रहे। कुछ भी मतलब तुम अर्णव गोस्वामी की फैन हो क्या? छोड़। चलो चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली बातें समझ में आ गई। तो मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट भी बता दिया, मैंने आपको डबल लाइन कमेंट भी बता दिया, मैंने आपको एक ही लाइन में एक ही प्रिंट फंक्शन में कैसे मल्टी लाइन का डेटा प्रिंट करते हैं, मल्टी लाइन आउटपुट प्रिंट करते हैं, ये भी समझा दिया। और एक और मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे सिंगल वैल्यू देते हैं वो भी सिखा दिया कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे सिंगल वैल्यू देते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे सिंगल वैल्यू देते हैं ये भी समझा दिया। तो आई होप यारी सारी बातें क्लियर है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से, मैं चाहता हूं कि 3 वेरिएबल बनाए जाएं और तीनों वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट प्रोवाइड करवाई जाए। पाइथन में 3 वेरिएबल बनाए जाएं और 3 वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट प्रोवाइड करवाई जाए। तो वो काम कैसे करेंगे हम? तीन वेरिएबल बनाना, तीनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग देना है, वो काम कैसे होगा? अब वो मुझे नहीं पता, वो तो आप बताओगे। जरा मैसेज में लिख के भेजना आप लोग अपने अपने जवाब। तो मेरे लाल्स, मेरे नीलों, मेरे पीलों, आपको अगर एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज देनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप आइए और आप लिखिए ए, आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या 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 आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर 5, 10, 20। आप ऐसा तरीका यूज करके देखिए कि आपने अपने पहले तो सारे वेरिएबल्स कॉमा लिखा,
फिर इक्वल दे के आपने क्या करा 5,10,20 लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई हमने जो काम किया वो सही है या गलत है। तो मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी, वैल्यू ऑफ सी इज सी। और अब इसे रन कर लेते हैं और ज़रा देखते हैं कि हमारे पास तीनों सवालों के तीनों वेरिएबल के सही जवाब आ गए या गलत आ रहे हैं। सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। तो कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे? श्योर? तो ये तरीका कौन दे रहा है आपको? पाइथन। कौन सा तरीका? कि अगर आप एक ही सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू जनरेट करना चाहते हो तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। और ये कौन महाशय हैं जो मुझसे अब पिटाई करना खाना चाहते हैं, जिनके ऑडियोज ऑन है? चलिए अब आते हैं बच्चे सवाल पे। लिसन गाइस, अभी जो जो मुझे चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। अब मैं आता हूँ एक सवाल पे और ज़रा आपकी प्रोग्रामिंग टेस्ट करके देखते हैं कि आपको कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है। अभी तक जितना आपने सीखा है, अभी तक जो भी आपने अपनी प्रोग्रामिंग से लर्न करा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट ही सही। तो मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, ठीक है? सवाल को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि सवाल क्या है। मैं ज़रा आप लोगों के लिए एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा सवाल क्या है? स्वैप यानी जिसे हम बोलते हैं एक सवाल आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा बेसिक लेवल में मिलेगा। बेसिक लेवल पे आपको एक बड़ा सिंपल सा सवाल मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर में। कौन सा सवाल है ये? स्वैप टू वेरिएबल वैल्यूज। और स्वैप का मतलब होता है आपस में दो वेरिएबल की वैल्यू को बदलना। यानी आप सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है x, उस वेरिएबल की वैल्यू है लेट सपोज क्या 10। एक दूसरा वेरिएबल आपके पास b, या मैं b की जगह y ले लेता हूँ y, और y की जो वैल्यू है हम मान लेते हैं y की वैल्यू क्या है 25। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें? पहले तो आप यूज़र को इनकी वैल्यू शो करें कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ बिफोर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग करने से पहले मैं यूज़र को दिखा देता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो है x बराबर x, प्रिंट y बराबर y। चलो ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। स्वैपिंग से पहले x की वैल्यू क्या आ रही है 10, y की वैल्यू क्या आ रही है 25। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में बदल दो। यानी अब x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए 25 और y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10। तो अब ये काम बताओ, ये काम कैसे हो सकता है हमारा? लिसन गाइस, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे तरीका समझते हैं कि क्या है हमारा तरीका। जान के देंगे तरीका अपना। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ स्वैपिंग प्रोसेस पे। इस पे तो जैसे मुझसे कहा जा रहा है कि सर आप तीसरा वेरिएबल ले लो, तो यकीनन मैं तीसरा वेरिएबल लूँगा z, और z के अंदर किसी एक की वैल्यू स्टोर करा दूँगा। तो बताइए z में क्या आ गया? z के अंदर क्या आ गया? अभी z में 10 आ गया। फिर मैंने लिखा x मैंने यहाँ लिख दिया लेट्स सपोज x बराबर y। अब आप मुझे बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा? अब x के अंदर आ जाएगा 25, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। अब y बराबर मैं कर दूंगा z। तो बताइए अब क्या आएगा? y की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 10। क्यों?
क्योंकि z में 10 है। अब मुझे बताओ, जब मैंने स्वैप का प्रोसेस अप्लाई करा, क्या x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 10 हुई या नहीं हुई? अब आप यहाँ पे z को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि z टेम्पररी वेरिएबल था हमारे लिए, यानी z की हमें केवल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत है, बाकी अब z का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। हमें तो फोकस किस पे करना है? केवल x पे और y पे। तो क्या x की वैल्यू 25 हो चुकी है और क्या y की वैल्यू 10 हो चुकी है? आपस में ये दोनों वैल्यूज चेंज हो गई। तो आप क्या करो, आप ये मैसेज ऊपर से कॉपी कर लो, नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो, और बस जहाँ बिफोर लिखा है वहाँ पे क्या कर दो, आप आफ्टर लिख दो, और आफ्टर लिखने के बाद यहाँ पे रन कर दो। डन, हो गया काम। आपने बता दिया भाई, स्वैपिंग से पहले x 10 था, y 25 था, और स्वैपिंग के बाद x 25 है और अब y 10 है। और आप ये, हाँ, z टेम्पररी वेरिएबल था जिसकी ज़रूरत हमें केवल स्वैप करने के लिए थी। फ्रंट वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रंट वेरिएबल्स हमारे केवल यही है। आप इस तरह समझते हो जैसे कभी कभार जब आप किसी इवेंट में होते हो और वहाँ पे आपने कॉफ़ी ली और वो कॉफ़ी बेहद गर्म थी, और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बेहद गर्म कॉफ़ी को नहीं पीते, तो हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं भाई एक दूसरा खाली गिलास देना। उस गिलास का जो इस्तेमाल होता है वो केवल किस चीज़ के लिए होता है? कॉफ़ी को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, ये सुन लो। लेकिन जैसे आपकी कॉफ़ी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है, थोड़ी ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, तो अब आप उसके बारे में सोचते हो जो खाली कप था आपका। तो भाई वही जेड की खासियत है, वही आपके जेड की क्या है खासियत है। समझे या समझाऊं? नहीं समझे? गोली मार दूँ और ये बेटे मिल जाएंगे, मुझे दिक्कत नहीं। तो खैर मैंने आपको अपनी तरफ से ये जवाब आंसर कर दिया। अब ये पाइथन का सबसे बेसिक प्रोग्राम है बच्चों, सबसे बेसिक प्रोग्राम। और अगर मुझ जैसा इंसान अगर आपको सवाल देगा एग्जाम में तो 1 नंबर में देगा, इससे ज़्यादा नहीं। करना क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं। अब मैं आपको, क्या ऐसा ना हो कि मैं आपको स्वैपिंग करने का एक दूसरा मेथड भी सिखा दूँ? नहीं, चलो ठीक है, यही क्लास हो गई। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, नई फाइल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, मैं एक नई फाइल ले लूँगा, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा और पहली वाली फाइल क्लोज कर दूँगा। इस वाले का नाम मैं चेंज करके वो कर दूँगा swap2। क्या कर दूँगा? swap2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड मेथड समझाता हूँ स्वैपिंग का। तो मैं लिखता हूँ स्वैपिंग प्रोसेस, और स्वैपिंग प्रोसेस लिख देता हूँ कमेंट के अंदर। क्या? अब आप सुन लो ध्यान से मेरे बच्चों, मेरे नीलों, मेरे पीलों, मेरे हरे ऊदों। यहाँ पे तुम्हें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, z की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो x इक्वल एक्स प्लस वाई, फिर लिखो y इक्वल एक्स माइनस वाई, फिर लिखो y इक्वल एक्स माइनस वाई। बस हो गया काम, हो गई स्वैपिंग। अब कमेंट से समझेंगे ना। यहाँ पर आते हैं, अब मुझे बताओ x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है 25। तो मेरे लाल 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 35। चलो, ओ सॉरी, नीचे x आना था, सॉरी। अब आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ लिखते हैं y बराबर, और यहाँ अब क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई। अब बताओ तुम्हारा x यहाँ पे अब 10 है या 35 है? अब तुम्हारा x यहाँ पे 35 हो चुका है, चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 35 माइनस 25। अब बताओ अब क्या आंसर आएगा। अब तुम्हारा y का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 10।
ठीक है। और अब तुम यहाँ लिखो x बराबर, अब यहाँ पे हो गया 35 माइनस 10। अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया। तो अब मुझे ये बताइए क्या x की वैल्यू 10 आ चुकी है, ओ y की वैल्यू 10 आ चुकी है, और क्या x की वैल्यू 25 हो चुकी है। तो मेरे लाल, मेरे नीलों, मेरे पीलों, हमें तीसरे वेरिएबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा कि हमने उन्हीं वैल्यूज़ को आपस में प्लस और माइनस कर दिया। तो ये होता है सेकंड तरीका। अगर इस तरीके से कोई करता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसको 2 नंबर मिल सकते हैं। पहले वाले तरीके से करता है तो पॉसिबिलिटी है उसको 1 नंबर मिलेगा, 2 मिलेंगे, वरना काट दूंगा मैं। हाँ ठीक है। तो बात समझ में आ गई, सेकंड मेथड समझ में आया किसी को। तो कर सकते हैं आप सेकंड मेथड से काम या नहीं। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, PHP पढ़ो, पाइथन पढ़ो, पाइथन छोड़ते सॉरी अभी रूबी पढ़ें, आप jQuery पढ़ लो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाओ, ये दोनों मेथड अवेलेबल है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन दोनों मेथड पे काम कर सकते हो स्वैपिंग पे, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। पहले रहेगा x प्लस वाई, फिर रहेगा x माइनस वाई, फिर बाद में भी रहेगा x माइनस वाई। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल F, मैं F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए भाई साहब को होता है रन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। क्यों नहीं थी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कमेंट के अंदर ही तो समझा रहा हूँ। तो आपने चलो रन करने की डिमांड करी तो मैंने रन करके दिखा दिया कि बिफोर स्वैपिंग x 10 है, y 25 है, और आफ्टर स्वैपिंग x अब 25 है और y 10 है। तो आप कोई भी 2 डिफरेंट वैल्यू ले लो, आप इवन चाहे तो ऊपर 100 और 200 कर दो, आप पाओगे वो दोनों वैल्यूज भी आपस में स्वैप होके x की वैल्यू 200 बन जाएगी, y की वैल्यू 100 बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो बस यही खत्म कर दें, ये तीसरा मेथड भी समझा दूं। अच्छा मना कर रहे हो, थक गए, चलो ठीक है। तीसरा मेथड पाइथन देता है। ये 2 मेथड जो होते हैं ये दोनों मेथड पुराने थे, ये दोनों मेथड सी से यूज होते हुए आने वाले मेथड्स हैं, लेकिन जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तीसरा मेथड कौन आपको प्रोवाइड करता है, वो खुद पाइथन आपको प्रोवाइड करता है अपने ख़ास फीचर की वजह से। अपने एक ख़ास फीचर की वजह से पाइथन आपको देता है, और मुझे लगता है शायद वो सबसे छोटा तरीका है पाइथन का स्वैपिंग में। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। आपने नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब यहाँ पे हम तीसरा मेथड देख लेते हैं एक बार पाइथन का, फिर छेती हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। अटेंडेंस ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा। मैं काम करता हूँ, इसे कंट्रोल C करता हूँ और एक नई फाइल ले लेता हूँ भाई मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पिछली वाली फाइल। अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, किस नाम से, swap3 के नाम से। किस नाम से, swap3 के नाम से। अब एक काम करना है आपको, बड़ा सिंपल सा काम है, इससे हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे मेथड कौन सा हो जाएगा, थर्ड मेथड। और बस यहाँ लिखो a, b बराबर b, a, बस हो गई स्वैपिंग, हो गए, समझ गए, माशाल्लाह। अच्छा रंजित ने ऐसे बताया था। मैंने क्या करा, सुनो 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 ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये तरकीब पाइथन के अलावा अभी किसी और में यूज़ नहीं होती राइट नाउ। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा a, b बराबर, और मैंने रिवर्स ऑर्डर में b, a लिख दिया। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन b की वैल्यू को a में स्टोर कर देगा और a की वैल्यू को
बी में स्टोर कर देगा। तो एक सिंगल लाइन के अंदर ए और बी की वैल्यू आपस में क्या होगी, स्वैप होगी। लेकिन अगर आपने ये तरकीब PHP में यूज़ करनी चाहिए, ये तरकीब जावास्क्रिप्ट में यूज़ करनी चाहिए, यही तरकीब आपने सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये तरीका, ये खासियत पाइथन ने प्रोवाइड करा है, बाकी ने नहीं। अगर वहाँ पे आप करोगे तो इलीगल ऑपरेशन आ जाएगा, वेरिएबल्स अपनी वैल्यू लॉस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो कहेंगे भाई तुमने क्या करा, प्रोग्राम करप्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो अब देखो इसको भी रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी बोलिए। दोबारा बोलो, कौन बोल रहा है भाई? हाँ तो वो इसका मतलब भी वही हो जाएगा कि 3 वेरिएबल के लिए आपस में स्वैप हो रही है, लेकिन स्वैपिंग नॉर्मली 2 वेरिएबल्स की ही होती है हमेशा, कभी 3 की नहीं। 3 की करनी हो तब भी प्रोसीजर जो है 2 का ही रहेगा कि पहले 2 में करो फिर बाकी 2 में करो। ये तरकीब इसी तरह से काम करिए। अब देखो मेरे प्रोग्राम में एक एरर आ गई है बच्चों, आपको ए से पहले एक रेड ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये एक एरर है, ये एक एरर है। क्या एरर है ये, कि मैंने एडिशनल स्पेस दे दिया कोड में। पाइथन इस बात का बड़ा ख्याल रखता है कि भाई आप एडिशनल स्पेस नहीं दोगे। अगर आप एडिशनल स्पेस दोगे तो आपकी एक एरर आएगी जिसे बोलते हैं इंडेंट एरर, इंडेंटेशन एरर। क्या आपने बेवजह पाइथन के कोड के अंदर स्पेसेस दे दिए। अब देखो कोई एरर नहीं आएगी, मैं रन करूँगा, मेरा रन होकर आउटपुट भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इज़ नॉट डिफाइंड। अरे बी मैंने डिफाइन नहीं करा है, अरे नालायक को बता नहीं रहा है कि मैंने एक्स और वाई बनाया है। तो बेटा अब बताया जा रहा है, हैं? नहीं अब बता रहे हो नालायक को, बप। बेटा वो तो फाइल क्लोज हो गई है भाई साहब, 100 रुपये चार्जेस लगेंगे पर फाइल के, ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको ग्रुप में, स्क्रीनशॉट से करो, ठीक है। तो यहाँ तक 3 मेथड मैंने आपको सिखाया है, और तीनों मेथड में केवल क्या करना सिखाया है, स्वैपिंग, स्वैप करना, इंटरचेंजिंग द वैल्यूज, अंडरस्टैंड। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे की मोस्ट ऑफ द हायर प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर आप आगे चल के एडवांस प्रोग्रामिंग को भी नहीं सीख सकते। अभी आपको लगेगा यार सर ने क्या करके दिया, 2 वेरिएबल को चेंज करके दिखाते, इसका क्या फ़ायदा। ये सवाल मैं भी कभी अपने टीचर से पूछा करता था, लेकिन इसका जवाब मुझे तब मिला जब मुझे मेरे टीचर ने आगे चल के हायर क्वेश्चंस दिए। तो पता है उन हायर क्वेश्चन को मैं तब तक सॉल्व नहीं कर पा रहा था जब तक मुझे स्वैपिंग ना आती हो। अंडरस्टूड? तो मेरे लाल, मेरे नीलों, मेरे पीलों से कर लेना।